नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान। मूर्त ज्ञान किसे कहते हैं, मूर्त ज्ञान के आयाम क्या क्या हैं और अमूर्त ज्ञान किसे कहते हैं, अमूर्त ज्ञान के आयाम क्या क्या हैं। यानी कि इन दोनों ज्ञान में, मूर्त और अमूर्त में क्या अलग है, इसके किस प्रकार से मूर्त ज्ञान को समझा जाता है, किस प्रकार से अमूर्त ज्ञान को समझा जाता है। मूर्त ज्ञान की श्रेणी में क्या आता है, अमूर्त ज्ञान की श्रेणी में क्या आता है। इस प्रकार से हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, तो उन सारे प्रश्नों का समाधान लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम देख लेते हैं कि मूर्त ज्ञान होता क्या है और अमूर्त ज्ञान क्या होता है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मूर्त ज्ञान एवं अमूर्त ज्ञान। मूर्त ज्ञान के आयाम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। मूर्त ज्ञान की अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जो मूर्त ज्ञान है उसकी अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। अनेक प्रकार की विशेषताओं को लेकर के मूर्त ज्ञान चलता है। मूर्त ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए हमें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मूर्त ज्ञान है वह स्वयं एक क्या है, परिभाषा है, एक स्वयं ही क्या है, उदाहरण है। उसको समझने के लिए किसी के भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मूर्त ज्ञान स्वयं एक क्या है, प्रमाण है। तो देखते हैं मूर्त ज्ञान के आयाम कौन कौन से हैं। तो मूर्त ज्ञान के आयाम निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित हैं। मूर्त ज्ञान के जो आयाम क्या है, निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं निम्नलिखित, तो देखते हैं। प्रमाणिकता क्या है, पहला मूर्त ज्ञान के आयाम में प्रमाणिकता। प्रमाणिकता या प्रामाणिकता। अब क्या होता है प्रमाणिकता, किसी भी ज्ञान को या किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को स्पष्ट रूप से जानने के लिए या उसके बारे में विस्तार से वर्णन के लिए किसी न किसी के प्रमाण की आवश्यकता होती है। आज अगर ये मार्कर जो है वह मार्केट में बिक रहा है, इसको भी प्रमाणिकता मिली है। बिना प्रमाणिकता के कोई भी वस्तु टिक नहीं सकती। लेकिन एक ज्ञान जो मूर्त ज्ञान है वह एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसी वस्तु है, पदार्थ तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म ज्ञान है जिसको प्रमाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं क्या है, एक प्रमाणिक है। तो देखते हैं प्रमाणिकता। मूर्त ज्ञान की प्रमाणिकता। मूर्त ज्ञान की प्रमाणिकता, मूर्त ज्ञान की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किसी विशेष प्रमाण की, आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मूर्त ज्ञान स्वयं एक प्रमाण है। मूर्त ज्ञान स्वयं क्या है, एक प्रमाण है। स्वयं एक प्रमाण है। स्वयं एक प्रमाण
होता है। आगे समझ में आपको देखो, मूर्त ज्ञान के जो आयाम है उन आयामों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रमाणिकता। प्रमाणिकता क्या होता है कि आप कोई भी वस्तु का निर्माण करते हो, उस वस्तु को प्रमाण की आवश्यकता होती है कि आपने उस वस्तु को कैसे बनाया, उसकी विधि क्या है, कितने समय में बना, किस प्रकार से बना, आपने कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया, इन सभी तथ्यों के बारे में आपको विस्तार से बताना पड़ता है। आप जब उसको विस्तार से बताओगे तभी आपको उसकी प्रमाणिकता मिलेगी, तभी आपको उसकी मान्यता मिलेगी। तो जो मूर्त ज्ञान है उस मूर्त ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है? तो मूर्त ज्ञान की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए, मूर्त ज्ञान की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मूर्त ज्ञान जो है वह स्वयं क्या है? एक प्रमाण है। स्वयं क्या है? एक प्रमाण है। इसको किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। तो दूसरे पॉइंट में आते हैं इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव। मूर्त ज्ञान इंद्रिय अनुभव है। मूर्त ज्ञान क्या है? मूर्त ज्ञान इंद्रिय अनुभव की श्रेणियों में स्वीकार किया जाता है। अब इंद्रियां कौन कौन सी हैं? इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो हमारे त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। तो जो मूर्त ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान की प्रमाणिकता पर स्वीकार किया जाता है, यानी कि इंद्रिय ज्ञान या इंद्रिय अनुभव के आधार पर चलता है। तो मूर्त ज्ञान को, जो मूर्त ज्ञान है, मूर्त ज्ञान को इंद्रिय, मूर्त ज्ञान को इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव ज्ञान, इंद्रिय अनुभव ज्ञान द्वारा, इंद्रिय अनुभव ज्ञान की श्रेणी में, ज्ञान की श्रेणी में स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। इसमें प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान की व्याख्या, इंद्रिय ज्ञान की व्याख्या एवं वर्णन करने में सहायता करती है। जैसे देखो, अब क्या होता है कि इंद्रिय अनुभव, मूर्त ज्ञान क्या है? इंद्रिय अनुभव है। इसको विस्तार से समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसे अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आप मेरे साथ में पढ़िएगा। इंद्रिय अनुभव, मूर्त ज्ञान को इंद्रिय अनुभव ज्ञान की श्रेणी में स्वीकार किया जाता है। इसमें प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान व्याख्या वर्णन में सहायता करती है। आपकी जो इंद्रियां है, आपकी जो आंख जो है वो किसके अंदर आती है? इंद्रियों के अंदर आती है। आंख के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को देख सकते हो। किसी भी वस्तु को देखने के बाद में आप
उस वस्तु का रंग कैसा था, उस वस्तु का आकार कैसा था, इसके बारे में आप जान गए। ये क्या है, मूर्त ज्ञान को आपने किसके द्वारा जाना, आंखों के द्वारा देखा और उसका रंग रूप देख लिया। अब आपकी जो नाक है वह किसी भी वस्तु की सुगंध लेने या उसकी गंध लेने के लिए काम आती है या सूंघने के लिए काम आती है। आपने अपनी नाक के माध्यम से उसको जान लिया। आपके जो कान हैं वो क्या काम आते हैं, आपके जो कान हैं वह किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है उसको सुनने के बाद में आप उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आपकी जो जीभ है वह मूर्त ज्ञान को प्रमाणित या मूर्त ज्ञान को जानने के काम आती है। आप जीभ के माध्यम से सभी प्रकार के स्वादों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो त्वचा है वो हवा, गर्मी, सर्दी, इन सभी चीजों के बारे में आपको ज्ञान उपलब्ध कराएंगी। यानी कि मूर्त ज्ञान क्या है, मूर्त ज्ञान जो है उसको जानने के लिए इंद्रियों का अनुभव लेना बहुत ही जरूरी है। इंद्रियों के माध्यम से ही आप मूर्त ज्ञान को जान सकते हो। ठीक है, ये भी इसका क्या है, एक प्रमाण है मूर्त ज्ञान के आयाम है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपको इसको मिटाता हूं, नोट कीजिए आप। हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। निश्चित आकार, मूर्त ज्ञान का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्त ज्ञान का निश्चित आकार कैसे होता है। आपने अपनी आंखों के माध्यम से एक टेबल को देखा। किसको देखा, एक टेबल को देखा। उदाहरण के तौर पर और भी उदाहरण आप ले सकते हो। टेबल की जगह आप ट्रैक्टर को ले सकते हो, वाहन को ले सकते हो, घर को ले सकते हो। ठीक है, अब आपने उसको देखा। अब क्या होता है, टेबल को देखा, उस टेबल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, निश्चित है, वह बदलने वाली नहीं है। एक बार आपने जो देखा वो देखा, आपने टेबल को देख लिया। टेबल की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई समान थी। यानी कि मूर्त ज्ञान क्या है, एक निश्चित ज्ञान है, वह कभी बदल नहीं सकता। वह क्या है, एक निश्चित ज्ञान है। कौन सा, मूर्त ज्ञान। तो उसका आकार कैसा है, निश्चित आकार है। आकार के अंदर परिवर्तन नहीं होता। किसमें, मूर्त ज्ञान में। तो मूर्त ज्ञान क्या है, एक निश्चित ज्ञान है। लिखिए आप मेरे साथ में, मूर्त ज्ञान का आकार प्रकार भी निश्चित होता है। मूर्त ज्ञान का आकार और प्रकार, मूर्त ज्ञान का आकार प्रकार, आकार प्रकार निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। इसमें वस्तु की, इसमें वस्तु की, इसमें वस्तु की, इसमें वस्तु की निश्चितता, इसमें वस्तु की निश्चितता, वस्तु की निश्चितता, इसमें वस्तु की निश्चितता
स्पष्ट किया जाता है, को स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण, अपन लेते हैं, टेबल का उदाहरण लेते हैं, वो बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। तो देख लेते हैं हम उदाहरण। एक मेज को जब हमने देखा, जब एक मेज को जब हम मूल रूप में, जब हम एक मेज को जब हम मूर्त रूप में देखते हैं, मूर्त रूप में देखते हैं, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई को निश्चित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उस निश्चित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो, निश्चित आकार किसका? मूर्त ज्ञान का। मूर्त ज्ञान का आकार और प्रकार निश्चित होता है। इसमें वस्तु की निश्चितता को स्पष्ट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक मेज को जब हमने मूर्त रूप में देखते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई को निश्चित रूप में कर सकते हैं या निश्चित रूप में रख सकते हैं। अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आपने देखा उस समय उसका जो आकार प्रकार जो था वह क्या था? एक निश्चित था। इसको नोट कर लीजिए। भाषाई वर्णन में निश्चितता, चौथा जो बिंदु है वो है भाषाई वर्णन में निश्चितता। भाषाई वर्णन में निश्चितता। मूर्त ज्ञान में भाषाई वर्णन, भाषाई वर्णन में जो मूर्त ज्ञान है उसके अंदर भाषाई वर्णन में निश्चितता होती है। क्या होती है? निश्चितता होती है। उसके जो भाषाई वर्णन है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। मूर्त ज्ञान में भाषाई वर्णन में एकता निश्चितता की स्थिति में पाई जाती है। एकता निश्चितता की स्थिति में पाई जाती है। उसमें वर्णन करने वालों की संख्या कितनी भी हो, उसके अंदर वर्णन करने वालों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। परिणाम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। उदाहरण, एक गाय को अनेक व्यक्तियों के द्वारा देखा जाएगा, लेकिन उसका जो वर्णन किया जाएगा वो लगभग सबका समान ही होगा। क्यों?
क्योंकि गाय एक ही है। अब उस एक गाय का अनेक व्यक्तियों के द्वारा वर्णन किया जाएगा तो सब समान रूप से ही उस सब का आंसर आएगा या सबकी बातें समान ही होंगी। ठीक है, तो नोट कीजिए, मूर्त ज्ञान में मूर्त ज्ञान में मूर्त ज्ञान में एकता एवं मूर्त ज्ञान में एकता एवं निश्चितता की मूर्त ज्ञान में एकता एवं निश्चितता की स्थिति पाई जाती है उसमें वर्णन करने वालों की वर्णन करने वालों की संख्या कितनी भी हो परिणाम एक रूप में ही व्यक्त होगा, एक ही रूप में ही व्यक्त होगा। उदाहरण, एक गाय को अनेक व्यक्तियों द्वारा एक गाय को कितने भी व्यक्तियों द्वारा देखा जाए लेकिन उसका भाषाई वर्णन लगभग एक समान ही होगा, आगे समझ में नहीं आया? देखिए, भाषाई वर्णन में निश्चितता, मूर्त ज्ञान में एकता एवं निश्चितता की स्थिति पाई जाती है। मूर्त ज्ञान में एकता एवं निश्चितता की स्थिति पाई जाती है। उसमें वर्णन करने वालों की संख्या, यानी कि जो भाषाई वर्णन है उसके अंदर वर्णन करने वालों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन परिणाम लगभग सबका समान ही आएगा। उदाहरण के तौर पर एक गाय को कितने भी व्यक्तियों द्वारा देखा जाए लेकिन उसका भाषाई वर्णन लगभग समान ही होगा, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। विश्वसनीयता की उपस्थिति, पांचवा पॉइंट है ये। विश्वसनीयता की
उपस्थिति, विश्वसनीयता की उपस्थिति। देखो, मूर्त ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके अंदर हर व्यक्ति विश्वास करता है। मूर्त ज्ञान एक सत्य ज्ञान है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसने जैसा देखा वो वैसा ही वर्णन करेगा। एक बार किसी वस्तु को आप देख लेते हो, उसका आकार, प्रकार, रंग, रूप लगभग समान ही होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। इसी कारण उसके अंदर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी लिख सकते हो। अगला जो बिंदु है वो है वैधता। क्या है? वैधता की उपस्थिति या वैधता की उपस्थिति। वैध किसे कहते हैं? वैधता किसे कहते हैं? इसके अंदर क्या होता है, एक तारीख फिक्स होती है, यानी कि ये यहां तक, यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक ही वैध है, इस प्रकार से। तो जो मूर्त ज्ञान है वो वैध ज्ञान है, उसके अंदर कोई तारीख फिक्स नहीं होती, यानी कि अनलिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड है। कौन सा ज्ञान? मूर्त ज्ञान, जो कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसी ज्ञान को वैध ज्ञान कहा जाता है। हमने जो पढ़ा, हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने पढ़ा, जैसे कि रामायण हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने पढ़ी, हमने भी पढ़ी, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह भी पढ़ी। लेकिन उसके अंदर जो राम थे वही राम रहेंगे, राम के पिता दशरथ थे, दशरथ ही रहेंगे। हमने भी यही पढ़ा, हमसे पहले वालों ने भी यही पढ़ा, और आने वाली जो पीढ़ी है वह भी यही पढ़ेगी। यानी कि क्या है? वैधता है। इसके क्या है? वैधता है। इसके अंदर समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसा था वैसा का वैसा है, उसे क्या कहा जाता है? वैधता कहा जाता है। तो मूर्त ज्ञान के अंदर क्या होती है? वैधता की उपस्थिति होती है। आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध 7वां पॉइंट है। वास्तविक जगत से संबंध। तो मूर्त ज्ञान का कौन से जगत से संबंध है? तो वास्तविक जगत से संबंध है। किसका? मूर्त ज्ञान का। मूर्त ज्ञान का संबंध वास्तविक जगत से है। इसमें वैचारिक एवं तार्किक विचार, इसमें वैचारिक एवं तार्किक विचारों का समावेश होता है। इस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण भौतिक जगत के विकास एवं वर्णन में किया जाता है। इसका जो ज्ञान है उसको भौतिक जगत में, तथ्यों का भौतिक जगत में इसका उपयोग किया जाता है या इसका वर्णन किया जाता है। इन्हीं तथ्यों का वर्णन सम्मिलित होता है जो लौकिक जगत में पाए जाते हैं। उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो इस लौकिक जगत के अंदर उपयोग में आते हैं या लौकिक जगत में विद्यमान हैं। परलौकिक जगत के तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता। देखो, वास्तविक जगत से संबंध मूर्त ज्ञान के अंदर उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है या उन्हीं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है या उन्हीं तथ्यों के बारे में जाना जाता है जो तथ्य इस लौकिक जगत के अंदर विद्यमान है। इस लौकिक जगत के अंदर काम में आने वाले उन हर वस्तुओं का ज्ञान मूर्त ज्ञान के अंदर किया जाता है, और इसी ज्ञान को हम वास्तविक जगत के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। आज हमने मूर्त ज्ञान के जो तथ्य हैं या आयाम हैं
उन आयामों के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम अमूर्त ज्ञान के जो तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे विचारों से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। धन्यवाद।